हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 28। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 28 नागरिक एवं शासन, सिटीजन एंड गवर्नेंस। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। ये नागरिक एवं शासन की वचनबद्धता को दर्शाता है। इसी संदर्भ में सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जन सहभागिता के माध्यम से प्रशासन को बहुआयामी बनाता है। नागरिक समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिटीजन सोसाइटी। नागरिक समाज से तात्पर्य है राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा और सौहार्द से उन विकासात्मक कार्यों को पूरा करें जिन्हें आमतौर से राज्य और उसके अभिकर्ता प्रशासन के द्वारा करते हैं। नागरिक समाज का केंद्र बिंदु राज्य, राजनीति और प्रशासन न होकर नागरिक समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाएं एवं स्वयंसेवक होते हैं। नागरिक समाज की अवधारणा। यूरोप में 18वीं शताब्दी में राज्य और नागरिक समाज शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका तात्पर्य है राज्य नागरिक समाज के रूप में कार्य करता है। नागरिक समाज को राज्य से अलग और भिन्न मानने का विचार सर्वप्रथम GWF हिंग ने दिया था। 20वीं सदी में नागरिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण एंटोनियो ग्राम्शी ने किया। उन्होंने नागरिक समाज को समस्या सुलझाने वाले के रूप में देखा और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया। नागरिक समाज की परिभाषा। नागरिक समाज की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्नलिखित हैं। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार नागरिक समाज एक समावेशी जैसी अवधारणा है जो राज्य के बाहर की अनगिनत संस्थाओं के संबंध में उद्धृत की जाती है। गोपाल जयाल के अनुसार नागरिक समाज ऐसे स्वैच्छिक संगठनों और समाज अंतःक्रियाओं को समावेशित करता है जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। के दास के अनुसार नागरिक समाज वह संगठित समाज है जिस पर राज्य शासन करता है। जॉन हेंजिंग्स के अनुसार नागरिक समाज एक सामाजिक संस्थान है जो राज्य और व्यापारी क्षेत्र से अलग होता है, किंतु साथ साथ काम करते हुए राज्य के साथ कभी कभी तनावपूर्ण सह संबंध भी रखता है। लैरी डायमंड के अनुसार नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन को दर्शाता है जो स्वैच्छिक, स्वजनित और स्वसमर्थित होती है। नागरिक समाज के लक्षण। नागरिक समाज के निम्नलिखित लक्षण हैं। फर्स्ट है, नागरिक समाज राज्योत्तर संस्थाओं को इंगित करता है। सेकंड है, इसमें समाज का विशाल क्षेत्र समूह आता है। थर्ड पॉइंट है, यह प्रशासनिक राजनीतिक मामलों में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ पॉइंट है, यह सत्तावाद और निरंकुशतावाद का विरोध करता है। नागरिक समाज के निर्माणकारी घटक। नागरिक समाज के निर्माणकारी घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट है, समुदाय आधारित संगठन। सेकंड है, गैर सरकारी संगठन। थर्ड है, महिला संगठन एवं समूह। फोर्थ पॉइंट है, सहकारी समूह। फिफ्थ पॉइंट है, श्रमिकों का संघ। और सिक्स पॉइंट है, किसान संघ एवं समुदाय। नागरिक समाज की भूमिका। नागरिक समाज सामाजिक कल्याण एवं विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज का कार्य सरकारी प्रयासों को बढ़ाना एवं प्रशासन में सहयोग करना होता है। नागरिक समाज की भूमिका को निम्नलिखित आयामों के द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट है, वे गरीबों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित व गतिशील होकर कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है, वे सूचना का प्रसार करते हैं।
और लोगों को उनकी बेहतरी के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। थर्ड पॉइंट है वे निचले स्तरों पर प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली पर सामुदायिक प्रणाली की जवाबदेही को लागू करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्थानीय विकास के लिए वे स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता साफ करते हैं और इस प्रकार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वे लक्ष्य समूह की पहचान करने में प्रशासन की सहायता करते हैं। क्या कह रहे हैं? वे लक्ष्य समूह की पहचान करने में प्रशासन तंत्र की सहायता करते हैं। कौन? नागरिक समाज। नागरिक समाज की सीमाएं। नागरिक समाज की निम्नलिखित सीमाएं हैं। फर्स्ट है इनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। सेकंड पॉइंट है प्रशिक्षित और पेशेवर कर्मियों का अभाव होता है। थर्ड पॉइंट है नौकरशाही का असहयोग और कभी कभी प्रतिरोध का सामना भी नागरिक समाज को करना होता है। फोर्थ पॉइंट है पर्याप्त सूचना का अभाव होता है। जन सहभागिता, सिटीजन पार्टिसिपेशन। सहभागिता से तात्पर्य है कि आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी का निर्वाह करने से है। प्रशासन में जनता की स्वैच्छिक भागीदारी, प्रशासन का संचालन तथा लोक सेवकों के अतिरिक्त जन इच्छा से सरकारी कार्यों को जनता की मांग के अनुसार क्रियान्वित करना होता है। जन सहभागिता की विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जन सहभागिता की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है मुमताज़ के अनुसार सहभागिता से तात्पर्य वे सभी कार्य एवं गतिविधियां जिनके माध्यम से नागरिक प्रशासन के संचालन में भाग लेते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टेसीन के अनुसार। स्टेसीन के अनुसार सहभागिता एक प्रकार के प्रशासन कार्यों में नागरिकों का हस्तक्षेप है। तीसरा पॉइंट है सोशियल के अनुसार सहभागिता आम नागरिक को सृजनात्मक एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। फोर्थ पॉइंट है वी सुब्रमण्यम के अनुसार किसी भी विकास कार्यक्रम की सफलता जन प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, उसे ही जन सहभागिता मानते हैं। जन सहभागिता के प्रकार। शासन में नागरिक भागीदारी एक द्विपक्षीय कार्यकलाप है जिसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियों के साथ ही सभी नागरिकों के लिए भी पूरी भागीदारी अनिवार्य है, जिससे कि ऐसी भागीदारी के द्वारा एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके, जैसे बेहतर सेवा प्रदान करना, सार्वजनिक नीति में परिवर्तन तथा शिकायतों का समाधान आदि। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जन सहभागिता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जानकारी चाहने वाले नागरिक सूचना तक पहुंच शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम है। सेकंड पॉइंट है सुझाव देने वाले नागरिक। नागरिक अपनी समस्याओं और संभावित संसाधनों के संबंध में प्रशासन को सुझाव देते हैं। सुझाव भागीदारी से नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कायम होती है, जिससे कि नागरिकों को शासन के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट है बेहतर सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक। बेहतर सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक भागीदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संगठन उन संगठकों की बेहतर सेवा करे जिसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। सरकारी सेवकों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक कार्यालय में नागरिक चार्टर को लागू किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नागरिकों द्वारा सेवा प्रदाता व अन्य सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह ठहराना। सरकारी एजेंसियों द्वारा काम कराए जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा सेवा प्रदान करने की कार्यकुशलता, समानता और ग्राहक संतुष्टि के मापदंड की पूर्ति हो। इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक अपनी शिकायतें और अपना असंतोष एक व्यवस्थित ढंग से उठाए। प्रयुक्त पद्धति के अंतर्गत नागरिक फीडबैक और सर्वेक्षण, नागरिक रिपोर्ट कार्ड और सामाजिक ऑडिट शामिल हो सकता है।
फिफ्थ पॉइंट है निर्णय निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी। आवधिक परामर्शों से भी नागरिकों को निर्णय निर्माण में सतत रूप से सुलभता तथा शासन में और अधिक परिपक्वता आती है, जिसमें उन्हें बेहतर नीति, बेहतर योजनाओं, परियोजनाओं आदि के लिए सरकार से बातचीत करने में सहायता मिलती है। इस स्तर पर नागरिक न केवल सरकार के साथ अपनी कठिनाइयों को उठाते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा वास्तव में नागरिकों के साथ काम करना सम्मिलित है। जैसा कि स्थानीय शासन पर आयोग की रिपोर्ट में नोट किया गया था, नागरिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण रूप विशिष्ट सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में स्पष्ट रूप से विनिर्धारण योग्य लाभार्थियों का एक समुदाय है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने वाले माता पिता साझे स्रोत से सिंचाई प्राप्त करना। प्रशासन में जन सहभागिता। प्रशासन में जन सहभागिता से आशय है कि जनता के प्रशासनिक कार्यों के निर्धारण और क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका से है। प्रोफेसर एस.एन. मिश्र के अनुसार प्रशासन में जन सहभागिता के 5 प्रमुख तरीके हैं। पहला है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता। नागरिक प्रशासनिक संगठन के विभिन्न पद सोपान चरणों में अपनी भागीदारी द्वारा निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका अदा करता है। वह विचार प्रदान करता है, विकल्पों के निर्माण और किसी एक विकल्प के चयन में अपनी अभिरुचि प्रकट करता है। निर्णय लेते समय स्थानीय जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है निर्णयों के क्रियान्वयन में सहभागिता। नागरिक निर्णय के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है। चंदा देकर तथा अपेक्षित सहायता देकर नागरिकों द्वारा निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका अदा की जा सकती है। उन क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन की आशा रहती है जिनके साथ सभी सहभागी का या समाज का हित जुड़ा होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में कहा गया है, विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। विकास की पूर्ण प्रक्रिया में मुख्य तत्व जनता की पहलकदमी और जन सहभागिता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन में सहभागिता। परियोजना मूल्यांकन में जनता के विचारों को जानना उपयोगी होता है, चाहे कितनी ही सूझबूझ एवं सद्भावना के साथ परियोजना क्यों ना तैयार की गई हो। प्रभावित होने वाला जनता के विचारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सामुदायिक और ग्राम सभा में जनता को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है लाभ ग्रहण करने में सहभागिता। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ जनता को वितरित किए जाते हैं। इन लाभों के वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पनपने की गुंजाइश रहती है, जिससे सही व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता। लाभों के वितरण में जन सहभागिता से पारदर्शिता बनी रहती है और जन दबाव में गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार में कमी आती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोत्साहन एवं शिक्षण हेतु सहभागिता। ग्रामीण विकास में संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता से जहां एक ओर लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें लगातार प्रोत्साहित करके एक उचित शिक्षण द्वारा उनका सहभागिता बढ़ाई जा सकती है। नागरिक चार्टर, ये इम्पोर्टेंट है नागरिक चार्टर, इसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर अर्थात नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रशासन को जवाबदेही व पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। सिटीजन चार्टर जनता तथा सरकार के बीच विश्वास की स्थापना करने में अत्यंत सहायक होता है। नागरिक चार्टर के उद्देश्य। नागरिक चार्टर के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सेकंड पॉइंट है नागरिक अधिकार पत्र के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवा की समय सीमा, शिकायत का प्रावधान तथा उच्चतर अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। थर्ड पॉइंट है
नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने 5 जून 2005 को अपनी मंजूरी दी थी तथा यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया। अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सूचना पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है तो उस पर 25,000 रुपये जुर्माना और उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज हो सकेगी। इसके अंतर्गत केंद्र को एक केंद्रीय सूचना आयोग गठित करना होगा। इस आयोग के एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। इस आयोग के कामकाज की देखरेख, दिशा निर्देश और प्रबंधन जैसे मामलों की शक्तियाँ मुख्य सूचना आयोग के पास होगी, जिसमें अन्य सूचना आयुक्त सहायता करेंगे। इसी तरह राज्य सरकारें भी प्रदेश सूचना अधिकारी नियुक्त करेगी जो मुख्य सूचना आयुक्त के प्रति जवाबदेह होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य के प्रशासनिक इस आयोग के कामकाज की देखरेख, दिशा निर्देश और प्रबंधन जैसे मामलों की शक्तियाँ मुख्य सूचना आयोग के पास होगी, जिसमें अन्य सूचना आयुक्त सहायता करेंगे। इसी तरह राज्य सरकारें भी प्रदेश सूचना अधिकारी नियुक्त करेगी जो मुख्य सूचना आयुक्त के प्रति जवाबदेह होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के प्रशासन के अतिरिक्त पंचायतें, स्थानीय निकाय और सरकार से धन पाने वाले गैर सरकारी संगठन भी आते हैं। इसके अतिरिक्त इस कानून के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े विषयों की सूचना पाने के आवेदनों पर अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। सुरक्षा एवं गुप्तचर संगठनों को इस अधिनियम की परिधि से दूर रखा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रम में पारदर्शिता लाना तथा उनके उत्तरदायित्व में संवर्धन करना। सेकंड पॉइंट है लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। थर्ड पॉइंट है नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना। फोर्थ पॉइंट है केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करना। फिफ्थ पॉइंट है भ्रष्टाचार को रोकना। सिक्स्थ पॉइंट है शासन तथा उसके उपक्रमों को उत्तरदायी बनाना। 7 पॉइंट है सरकारों का दक्ष परिचालन सुनिश्चित करना। 8 पॉइंट है सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। 9 पॉइंट है संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना। 10 पॉइंट है लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना। 11 पॉइंट है विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। 12 पॉइंट है सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में किया जाएगा। आवेदन निम्नलिखित में से किसी अधिकारी को दिया जा सकता है, जैसे कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को, राज्य लोक सूचना अधिकारी को, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को। 13 पॉइंट है धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित से मिलाकर होगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 1 तथा राज्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10। 14 पॉइंट है अधिनियम की धारा सूचना के आवेदनों अनुरोधों के निपटान के बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट है सामान्य आवेदनों का निपटारा 30 दिनों में कर दिया जाना चाहिए, अर्थात 30 दिनों में वांछित सूचना आवेदन को उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। यदि सूचना
किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो संबंधित आवेदन अनुरोध का निपटारा 48 घंटों में कर दिया जाना चाहिए। 15 पॉइंट है, अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर होगा। मुख्य सूचना आयुक्त 1 और केंद्रीय सूचना आयुक्त अधिकतम 10। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मुख्य सूचना आयुक्त तथा केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री यानी सदस्य, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सेकंड पॉइंट है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाएगी, लेकिन वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पर पद धारण नहीं कर सकेगा, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्ति किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर 5 वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी। थर्ड पॉइंट है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से भी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यह एक समिति है जो भारत में लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देती है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देश के प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार का गठन वर्ष 1966 में किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य, ARC जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य, लोक सेवाओं में कार्यकुशलता और ईमानदारी के उच्चतर को प्राप्त करने के लिए आयोग निम्नलिखित सुझाव देता है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के सरकारी तंत्र और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है। सेकंड पॉइंट है, नागरिकों को बेहतर सेवा व प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। थर्ड पॉइंट है, लोक शिकायतों के निवारण के लिए जिले व राज्य स्तर पर अलग से तंत्र व्यवस्था की स्थापना करना है। फोर्थ पॉइंट है, केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर करना, जिससे कि नागरिकों की शिकायतों का निवारण हो सके। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड ARC, क्या है? सेकंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में अगस्त 2005 में गठित किया गया था। पहला कब किया गया था? 1966 में, और दूसरा कब किया गया था? वर्ष 2005 में किया गया था। प्रशासन सुधार आयोग ने प्रशासन व नागरिक सेवा से संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। कौन से? फर्स्ट है, लोक सेवा मूल्य जिन्हें सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को ऊंचा उठाना चाहिए तथा परिभाषित किया जाना चाहिए और सरकार एवं अर्ध सरकारी संगठनों की सभी श्रेणियों पर लागू किया जाना चाहिए। इन मूल्यों का उल्लंघन किए जाने पर इसे कदाचार और दंड का निमंत्रण समझा जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, लोक सेवक प्राधिकारी शिकायतों की सुनवाई एवं वस्तुओं के वितरण को प्रभावी रूप से चलाने हेतु सूचना एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना करें। थर्ड पॉइंट है, लोक सेवक प्राधिकारी केंद्र राज्य, जिला, उप जिला स्तर
नगर निगम एवं पंचायतों आदि में शिकायत निपटारा अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। 4th पॉइंट है, शिकायत सुनवाई अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के अंदर नामित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है, लोक सेवक प्राधिकारियों को 6 महीने के अंदर अपने विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं वितरण की जानकारी वितरित की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित चार्टर प्रकाशित करने चाहिए या करें। क्या कह रहे हैं कि लोक सेवक प्राधिकारियों को 6 महीने के अंदर अपने विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं वितरित की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित चार्टर प्रकाशित करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।